हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब बहुत बार जो है हम सुनते रहते हैं कि यूपीएससी की किस तरह से प्रिपरेशन करें, कब क्या करें। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये कंफ्यूजन जो है कंटिन्यूसली बना रहता है। अब अगर आज की डे एंड एज पे हम यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं, एक चीज दैट नोबडी कैन डिनाई इज कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो राइज करता ही जा रहा है। एंड ये दो कारणों से है। ए ऑब्वियसली यूपीएससी कंटिन्यूसली अपने जो पेपर का लेवल है उसे बढ़ाती जा रही है, राइट। तो कंटिन्यूसली लेवल अप होता जा रहा है, जिसके कारण यू हैव टू गो डीपर, यू हैव टू ब्रॉडन। आप पढ़ क्या रहे हैं, किस तरह से रिटेन करें, राइट। ये लेवलिंग अप तो चल ही रही है, पर साथ ही साथ में जो कंपटीशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, राइट। सो नाउ अगेन अगर आप देखते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, बहुत ल्यूक्रेटिव हो गया है फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। So people who've done their MBAs, people from medical backgrounds, people from engineering backgrounds, right? साल दर साल से ही चलता ही जा रहा है और ये कंपटीशन और बढ़ता ही जा रहा है, right? So hard working लोग, it's not about what brand you come from. The idea is that all these people are coming in a very very hard working and sincere. तो कंपटीशन भी जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जो डिफिकल्टी लेवल है टू क्रैक थ्रू द एग्जाम has increased. Therefore, it is imperative that you end up starting at the right time. एंड साथ ही में आप ये भी याद रखें कि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए आपने सारे फेजेस जो हैं और इन फेजेस के अंदर हर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसको आप अच्छे से तो करें ही, प्लस टाइमली मैनर में करें, राइट। बिकॉज बढ़िया प्रेपरेशन के अंदर तो आप 5 साल भी लगा सकते हैं। आप उसको एक 5 ईयर प्लान बना के चल लीजिए और बोल दीजिए अरे मैंने तो इतनी अच्छी प्रेपरेशन की, आप किसी भी किताब से मुझे कुछ पूछ लो, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर, राइट। बिकॉज आपके अटेम्प्ट्स चले गए होंगे, बहुत वेस्ट हो गए होंगे, यू विल हैव लिमिटेड अटेम्प्ट्स लेफ्ट। तो इसीलिए आपने टाइमली मैनर के अंदर जितनी बढ़िया कंप्लीशन हो सके उतनी पॉसिबल आपने करनी है। एंड विद इन दिस ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। बहुत बार क्योंकि प्रीलिम्स जो है डिफिकल्ट होता जा रहा है, बच्चे ऑफन प्रीलिम्स से ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, राइट। प्रीलिम से ही ऑब्सेस हो जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट मार्क्स जो एक्चुअल में काउंट होंगे फॉर योर लिस्ट, दैट इज गोइंग टू बी फॉर मीन्स। एंड इन मीन्स में जैसे कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ऑप्शनल प्लेज अ क्रिटिकल रोल। Now, if your optional happens to be PSIR, right, again, an optional which is continuously provided toppers, including last year's toppers, तो जरूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को होलिस्टिकली कवर करें। एंड बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ के बस, हाँ जी हमने देख लिया ईरान इजराइल की वॉर चल रही है, हाँ जी हमने देख लिया गाजा में क्या चल रहा है, हमने देख लिया ट्रम्प क्या कर रहे हैं, हमने देख लिया ईस्ट एशिया में क्या चल रहा है, हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट। हमको ऑलमोस्ट जेम्स बॉन्ड की मूवी जैसा लग रहा है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन पीएसआईआर, विदाउट रियलाइजिंग दैट पीएसआईआर के अंदर कितना ज्यादा थ्योरेटिकल बेस है। एंड इट इज दिस थियोरेटिकल बेस जिससे मेन क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, चाहे ये पेपर 1 हो चाहे ये पेपर 2 हो, इसके अंदर अगर आपने अपने थ्योरेटिकल बेस प्रूव नहीं किया, पेपर 1 का जो सेक्शन ए है स्पेशली आईआर वाला, उसके अंदर आप देख लीजिए, सेक्शन 2 जो है, राइट, जो हमारा इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भी चाहे करंट से जुड़े चीजें हैं, आपने अपनी एक थ्योरेटिकल जो बेस है, जो इंटरलिंकेज है, उसको दिखाना है टू इंश्योर दैट आपके आंसर्स में स्पेशलाइजेशन दिखे एंड दे आर्ट लाइक जीएस के आईआर के आंसर्स। सो ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी डन कंटिन्यूअसली, जिसके लिए अच्छी प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अब टाइम जो है ऑलमोस्ट हम जुलाई के अंदर जो है आ गए हैं, तो टाइम ऑब्वियसली डे बाय डे कम होता जा रहा है। ना वो कॉलेज स्टूडेंट्स, उन लोगों की जो है टर्म्स अभी खत्म हुए होंगे, साल खत्म हुए होंगे, दे मस्ट हैव डिसाइडेड कि अच्छा हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। बाकी लोग भी दे वेट often for prelims to get done, for results to come out, to get a better idea, how they want to prepare, where they want to prepare for, and that they want to prepare as well। ठीक है, तो ऑफन जून जुलाई के अंदर बहुत सारे बच्चे एंटर दिस साइकिल। Now the great part is that this is also a good time to start your preparation, right? Already आपको पता है कि किस तरह से previous cycle गया है, so you have a template, a fresh template available in front of you, so it's a good time, don't delay it anymore, the time is now,
to start the preparation and start the preparation not just of your foundation, ये तो आपने शुरू करनी ही करनी है, बट इसी के साथ में अपने ऑप्शनल की भी, ताकि अब आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों में अपने ऑप्शनल को पूरा तैयार कर सके। राइट, आप 4-5 महीनों में भी कर सकते हैं, 5 महीनों में हो जाता है, बट a 6th month for revision for practice, राइट, ये जरूरी होती है ना। फर्स्टली, जैसे कि मैंने बोला था, टाइमली प्रिपरेशन हर फेज की, प्रीलिम्स की, मेंस की। अगर आप बोलोगे प्रीलिम्स के बाद देने के बाद मेंस की प्रिपरेशन करने बैठूं, तो इट्स गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। नॉट ऑल स्टूडेंट्स कैन कोप अप विद इट। कई लोग कर लेते हैं, कई लोगों का लक भी बड़ा चल जाता है, उनका रैंक भी आ जाता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, प्रीलिम्स बहुत रैंडम होता जा रहा है। तो आप बोलोगे मैम अगर प्रीलिम्स इतना रैंडम होता जा रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, तो मैं तो प्रीलिम्स से फोकस करता हूँ, ऑप्शन देखी जाएगी ना। यहाँ पे यू हैव टू लुक एट द अदर साइड। से इफ यू एंड अप क्लियरिंग प्रीलिम्स बट आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, यू विल हैव टू फेस दिस रैंडम एग्जाम अगेन नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। राइट, सो यू वांट टू इंश्योर कि ये प्रीलिम्स को अगर आप एक बार क्लियर करते हैं, तो आप फाइनल पड़ाव को भी क्लियर कर लेते हैं। एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी हुई है। सो टू अवॉइड more and more attempt at prelims, you have to ensure that your mains goes very well. एंड मेंस का एक कंपोनेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? ऑप्शनल, जैसे कि हमने बात की थी। देन क्योंकि ऑप्शनल एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, एक्सपर्टीज इसके अंदर जो है डिमांड की जाती है, इसमें डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। राइट, स्टूडेंट्स आर नोन टू कंप्लीट सर्टेन ऑप्शंस इन 2.5, 3 months also. Again, I would say that is the exception, not the rule. Right, so you have to know yourself. अगर आपको पता है कि मेरे को टाइम लगता है, तो आप यूपीएससी में एकदम से कैसे उठा के एक नया सब्जेक्ट उसको एंड टू एंड बढ़िया प्रिपेयर कर लोगे? Even for students who've taken PSIR, say political science, in their graduation, in their post graduation, you have to understand that the requirements of the exam of UPSC with respect to political science is very different from graduation and post graduation requirements. ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्रेथ ऑफ नॉलेज चाहिए होती है, जो इंटरलिंकेजेस चाहिए होती है, उनके साथ कोप करने के लिए हमें ऑलमोस्ट अ फ्रेश स्टार्ट करना होता है। राइट, एंड देन अगेन प्रैक्टिस। No matter how much knowledge you have, if you aren't able to convert that knowledge into good answers that आप timely लिख पा रहे हैं, तो आपकी नॉलेज किसी यूज की नहीं होगी, क्योंकि वो एग्जामिनर तक नहीं पहुंच पा रही है। राइट, सो प्रैक्टिस अगेन इज की, एंड यू वांट टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस राइट नाउ। यू डोंट वांट टू पोस्टपोन योर प्रैक्टिस के पहली बार आप आंसर लिखते हैं आफ्टर प्रीलिम्स। That is something that you don't want to do. Then very importantly, getting your basics embedded. जैसे कि मैंने बोला था, बेसिक जो आपका सिलेबस है, राइट, करंट अफेयर्स के साथ तो आपने लिंकेज करनी है, कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे, बट इट इज द बेसिक्स जो कि सिलेबस के होते हैं, जिनको पूछा जाता है रिपीटेडली इन द एग्जाम। एंड अगेन फॉर इंटरलिंकेजेस यू नीड टू गेट दीज बेसिस राइट। एंड ये कब होते हैं? जब आप रेगुलरली इनको रिवाइज करते हैं, आपके रूम में ये बस जाए। एंड ये तभी होगा अगर आप टाइम बाउंड मैनर में इसे करेंगे, टाइमली प्रिपरेशन जो है अपनी शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप और ज्यादा जो है टाइम वेस्ट मत कीजिए। इफ दिस इज एन ऑप्शन दैट यू डिसाइडेड, you should get down to preparing it. Now, importantly, obviously, there's a lot you can prepare on your own. Rocket science nahi hai ye. But if you're seeking, if you're looking for some help, if you're looking for some support, if you're looking to make your journey slightly easier, आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे वेरियस टॉपर्स जो हैं, इन्होंने हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन किया था। पिछले साल ही अगर हम बात कर ले, रैंक 31 श्रेया त्यागी थी, 132 Rajat Singh, Siddhak Singh, Brijesh Barot, Raj Bangra, and many others have been a part of our paid courses for PSIR. Right? Now, PSIR के लिए 2026 के लिए सबसे पहले हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, जो कि ऑल इंक्लूसिव है, विच इज द मेंटरशिप कोर्स, जिसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है। रिकॉर्डेड बिकॉज अगेन वी वांट टू कंप्लीट लेक्चर्स आल्सो इन अ टाइम बाउंड मैनर। कई बार लाइव के अंदर वो नहीं होता है। बहुत बार हमने बच्चों से सुना है पेपर 1 के कंपोनेंट्स रह गए, पेपर 2 के कंपोनेंट्स रह गए। वी डोंट वांट टू डू दैट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, टू ऐड टू योर करंट अफेयर्स वाला, राइट, जो चीजें की जा रही हैं, हम ऐड करते हैं मंथली लेक्चर्स एंड पीडीएफ्स, जो कि जैन 2024 से मेंस 2022-26 से मिलेंगे। तो अगर आपने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलते हैं करंट अफेयर्स पीएसआई के, आपके पास ये सब अवेलेबल होगा। देन 1-to-1 मेंटरशिप अवेलेबल है वाया टेलीग्राम ग्रुप, एज वेल एज विद अ
सिलेक्टेड ऑफिसर, राइट। तो ये सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट के साथ जो है आप 1-to-1 मेंटरशिप कर सकते हैं, राइट, बहुत जरूरी। टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए। 24 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, राइट, जो वीकली टेस्ट होंगे आपके, ताकि आप रेगुलरली प्रैक्टिस भी करते रहें। 4 हाफ लेंथ टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट। सो इवन बिफोर यू ज्वाइन टेस्ट सीरीज आपकी इतनी टेस्टिंग एंड आंसर राइटिंग जो है ऑलरेडी होगी, जिनके साथ model answers and video solutions are also provided, and then the answers that you submit, those are also evaluated with feedback given. इसके अलावा चीट शीट्स, बुक रिव्यूज, इंपॉर्टेंट PYQs एंड आंसर्स, ये भी आपको एज बोनस प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ द कोर्स। नाउ अगर आपके लिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इवन दो वी प्राइस आवर कोर्सेज वेरी वेल, हमारा यही कोर्स जो है अराउंड 26,000 का था, बट अब आप ड्रीम IAS कूपन यूज करके 15% अवेल कर सकते हो। सो अराउंड 22,500 का जो है आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। देन वी ऑल्सो हैव PSIR फॉर विद इवेल्युएशन, जहां पे आपको सब मिलेगा एक्सेप्ट जो आपकी 1-to-1 मेंटरशिप है, वो इसमें प्रोवाइडेड नहीं होगी। द रेस्ट एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, एंड दिस इज अवेलेबल एट ओनली ₹19,000। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द चीपेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ लेक्चर सुनने हैं, बाकी सब आप खुद मैनेज कर लोगे, आप लिख भी लोगे आंसर्स, आप पीयर रिव्यू करवा लोगे या मॉडल आंसर के थ्रू आप खुद रिव्यू कर लोगे, एंड आपको इवैल्यूएशन भी नहीं करवानी है, तो ये जो है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ओनली ₹12,239 के अंदर जो है ये आपको मिल जाएगा आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन, राइट। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज एंड इंश्योर कि आपकी PSI की जर्नी जो है स्लाइटली मोर स्मूथ बन जाए, आपको बहुत ज्यादा जो है टाइम ना लगाना पड़े in getting resources and studying them. You will already have it ready made in front of you. अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है इससे लेके, आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर इस ईमेल आईडी पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com जो है उस पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो हम देखते हैं इज़ विद रिगार्ड टू इट्स ग्लोबलाइजेशन एंड स्प्रेड। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि कंटेम्प्रेरी एरा इज़ द एरा ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डिस्कोर्स। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को या किसी को भी आज भी अगर एक क्वेश्चन आ जाए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मोस्ट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपका जवाब होगा डेमोक्रेसी, राइट। नाउ you've read about all political theorists, राइट। सारे political theorists की व्यू जो है आप पढ़ चुके हैं, आप उनको समझते हैं, तो आपको ये भी पता है कि डेमोक्रेसी एंड द काइंड ऑफ पॉजिटिव एक जो उसके साथ वैल्यू एसोसिएट होने लग गई है, इट इज़ समथिंग विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, हमने देखा है कि कैसे प्लेटो, एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे। ठीक है, उनको लगता था इनएक्सपीरियंस्ड, ineffective form of government होती है, right? So they were also huge critics of democracy जो थे, right? So for example Plato and Aristotle ने क्या बोला कि ineffective, no experts, right? इनको आता ही नहीं है, right? The art of government से वंचित है, the mass can never govern। ठीक है, another huge इशू जो कि डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएटेड था, दैट पीपल लाइक टॉकेविल ऑल्सो पॉइंटेड आउट, दैट पीपल लाइक इवन प्लेटो हैड सीन इज राइज ऑफ पॉपुलिज्म, एंड जिससे JS मिल को बहुत डर लगता था, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, तो एक तरह से हम देखते हैं डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट होने के लिए और एक पॉजिटिव आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम बनने के लिए बहुत टाइम लग गया। ठीक है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन दीज वेरियस आइडियाज बिकॉज ऑफ दीज वेरियस रीजन्स। ठीक है, हाउएवर इन द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एरा डेमोक्रेसी हैज बीन सीन एज द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। अब आप लगा लीजिए, चाहे वो वेस्टर्न एक लिबरल आइडिया हो, चाहे हम बोलते हैं अमेरिकन मॉडल है। ठीक है, कि अमेरिका USA ने बहुत ज़्यादा पुश किया है द डिस्कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी को, कि डेमोक्रेसी इज़ द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चाहे वो और ऐसे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हो, जैसे कि हम बात करते हैं, दिस इज अनदर थिंग जो कि हम IR में भी पढ़ेंगे, इज़ द डेमोक्रेटिक पीस थीसिस। The fact
कि इमैनुअल कांट के आइडियाज़ जो हैं विच वर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ह्यूमन रीजन, ऑफ पैशन बीइंग कर्टेल्ड बाय ड्यूटी, ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जो कि प्रमोट करते हैं ऑल्सो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर आपका ऐसा कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी है तो ये आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, रीजन कहाँ पे फुलफिल होगा? इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो यही मानना था कैंट का भी, दैट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, बिकॉज डिसीजंस आर टेकन इन अ स्लो कंसिडर्ड मैनर, राइट, बिकॉज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, तो डिसीजंस जो है केयरफुल कंसिडरेशन के बाद लिया जाता है, चाहे वो स्लो भी हो, जिसके कारण क्या होता है, डेमोक्रेसीज टेंड टू नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर। ठीक है, दे टेंड टू बी लेस वायलेंट, एक दूसरे के साथ तो वो भिड़ेंगे ही नहीं, बिकॉज वाई, उनके वैल्यूज मैच होते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है स्लो एंड कंसिडर्ड है, एंड अकाउंटेबल है वो टू द पीपल। नाउ बिकॉज ऑफ दीज वेरियस रीजंस जो है डेमोक्रेसी एक नॉर्म ऑफ द डे बनती जा रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, आइडियाज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जैसे जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म का और प्रमोशन हुआ है, वैसे वैसे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स भी जो है और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे वेस्टर्न वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ जो है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टेलीविज़न, थ्रू इंटरनेट और ज़्यादा बढ़े हैं, उतने ही ज़्यादा वो एक्सेप्टेबल हो गए हैं, स्पेशली टू द पीपल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, राइट। थर्ड वर्ल्ड, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, ये सारी सोसाइटीज़ के अंदर डिमांड एंड डिज़ायर फॉर डेमोक्रेसी जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक तरह से हम जो कंटेम्प्रेरी रेवोल्यूशंस भी देख रहे हैं, चाहे वो अरब स्प्रिंग आई हो इन वेस्ट एशिया, चाहे वो अम्ब्रेला रेवोल्यूशन की हम बात करें इन हांगकांग अगेंस्ट मेनलैंड चाइना, राइट, ये सारे आइडियाज़ क्या हैं? दे आर ऑल अ डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, ऑफ फ्रीयर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस। ठीक है, तो ये समझना जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। वेरी इंपॉर्टेंटली विद रिगार्ड टू द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी ना, हम कहते हैं कि एक ही बार में देयर वाज़न्ट दिस ह्यूज सुनामी ऑफ डेमोक्रेसी दैट केम एंड ह्यूज नंबर ऑफ कंट्रीज जस्ट बिकेम डेमोक्रेटिक, नहीं। सैमुअल पी हंटिंगटन, जिनके हमने पहले भी कई बार बात की है, अगर आपको याद होगा when we were talking about end of civilization, right, सैमुअल पी हंटिंगटन, जिनका काम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कि किस तरह से वेस्टर्न लिबरल मॉडल के अगेंस्ट एक बहुत क्रूशियल जो एक काउंटर उठ के आएगा विल बी इस्लामिक एंड अदर फंडामेंटलिस्ट वेरियस सिविलाइजेशंस विच विल कम अप। वहीं सैमुअल पी हंटिंगटन का एक और काम आया इन द फॉर्म ऑफ द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, जहाँ पे हंटिंगटन ने बात की कि डेमोक्रेसी जो है पूरे वर्ल्ड में 3 वेव्स में आई है। इनफैक्ट अब इन 3 वेव्स के बाद देयर इज ऑल्सो वेरी अ लॉट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, जैसे कि हमने बात की अरब स्प्रिंग के बारे में, हमने बात की अम्ब्रेला रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, हम देख रहे हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत जगह जो है बहुत सारी मूवमेंट्स उठी हैं अगेंस्ट डिक्टेटोरियल एंड अथॉरिटेरियन रेजिम्स, ठीक है, अगेंस्ट करप्शन एंड नेपोटिज्म जो कि उनकी कंट्रीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है, राइट, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं दैट क्या 2010 ऑनवर्ड्स इज देयर ऑल्सो अ फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, अ फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी जो कि आ रही है, राइट। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ के आ गया है। साथ ही में डिस्पाइट डेमोक्रेसी बिकमिंग वेरी पॉपुलर एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, राइट, अगेन प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट होने में आ गया है, बट सब्सटैंटिव जो है डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यूज एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, वो अभी भी थर्ड वर्ल्ड में जो है लैकिंग है। इनफैक्ट थर्ड वर्ल्ड छोड़िए, वो शायद अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड में भी लैकिंग है, राइट। तो जब हम बात करते हैं कि ब्लैक लाइव्स मूवमेंट इतना ज़्यादा क्रूशल क्यों बन गया, राइट, द फैक्ट ऑफ वाई ट्रम्प इज सो प्रॉब्लमैटिक ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट द सो कॉल्ड वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज also do not have sufficient democratic values ingrained in them, right? So race जैसे कि अभी भी एक ह्यूज प्रॉब्लम है जो कि अमेरिकन डेमोक्रेसी के अंदर एग्जिस्ट करता है, और अभी भी जो है उनकी सोसाइटी को जो है डिस्क्रिमिनेटरी अनइक्वल टर्म्स के अंदर बांट देता है। अब किस तरह से वेव्स डिफाइन की हंटिंगटन ने बोला, देखिए पहली लॉन्ग वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो कि वो कहते हैं आई है, वो है 17th सेंचुरी में। तो बोलते हैं 1820s और
ऑनवर्ड्स ये और ज़्यादा प्रमोट हुई, जहाँ पे देयर वाज अ वाइड स्प्रेड जो सफरेज था वो और ज़्यादा वाइडन कर दिया गया। तो पहले लिमिटेड था, जैसे कि हमने पहले भी बहुत बात की है, राइट, कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे लिमिटेड था, राइट। सो इस एरा के अंदर देयर वाज अ वाइडनिंग ऑफ सफरेज, इट वाज गिवन टू अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। पहले ऑन द बेसिस ऑफ के प्रॉपर्टी हटा के ऑल वाइट मेल्स वर गिवन, देन ऑन द बेसिस ऑफ रेस लाइक अफ्रीकन अमेरिकन मैन को भी दिया गया, देन विमेन के अंदर भी दिया गया, जिसके कारण जो ट्रू डेमोक्रेसीज हैं उसका नंबर स्पेशली इन द वेस्ट एंड यूरोप में बढ़ गया टू 29 डेमोक्रेसीज। हाउएवर द सेम टाइम हम कहते हैं इन आपकी बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ही क्या होता है, देयर इज अ रिवर्स वेव। रिवर्स वेव क्या है कि अ लॉट ऑफ कंट्रीज विच हैड एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी वेंट बैक टू बीइंग अथॉरिटेरियन और डिक्टेटोरियल, एंड दिस स्टार्टेड इन 1922 जब मुसोलिनी जो है इटली में आए और फासिज्म जो है वहाँ पे इट टुक रूट। देन यू हैड नाजिज्म जो कि जर्मनी में आ गया। जापान के अंदर जो है अगेन देयर वाज अ ह्यूज फासिस्ट गवर्नमेंट दैट केम इनटू प्ले, राइट। तो एक तरह से जो डेमोक्रेटिक एक सक्सेस स्टोरी थी इन द यूरोप दैट वाज रिवर्स्ड, एंड नाउ you had democracies falling from 29 to merely 12, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग वेव दूसरी आती है जो कि हंटिंगटन जिसको बुलाते हैं सेकेंड वेव, जो कि आती है आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद। तो अलाइड पावर्स जो हैं जीत गई, जर्मनी, इटली, जापान, दे ऑल लॉस्ट, जिसके कारण अब क्या हुआ, 1945 ऑनवर्ड्स देयर वाज अ मैसिव वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। साथ ही में अ लॉट ऑफ कॉलोनियल पावर्स नाउ लेटिंग गो ऑफ देयर अर्स्टवाइल कॉलोनीज ऑल्सो, ठीक है। सो स्पेशली नाउ इन द थर्ड वर्ल्ड, एशिया, अफ्रीका के अंदर आप देखते हैं बहुत सारी डेमोक्रेसीज केम अप, राइट। सो यू हैड कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद जो है आपका बांग्लादेश आया, नेपाल आया। अफ्रीका के अंदर आप देख सकते हैं अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ साउथ अफ्रीका आप लगा लीजिए, नाइजीरिया आप लगा लीजिए, तांजानिया आप लगा लीजिए, यहाँ पे सारी जो है वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है उठ के आई। इंडोनेशिया लगा लीजिए, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक बनने लगी। However, again, this democracy was also short-lived because 60s onwards, a lot of these countries witnessed reverse trends, right? तो पाकिस्तान देख लीजिए, तांजानिया देख लीजिए, इंडोनेशिया एक्सेट्रा के अंदर अगेन डिक्टेटोरियल जो प्रेसिडेंट्स थे दे केम इनटू बीइंग। At 1960 to 75 में again there was a lot of reverse trends, especially थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है wasn't able to take root. So through those very election processes ही dictators were appointed who then let go of entire democratic process, जहाँ पे उन्होंने बोला हमें डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए फ्री फेयर इलेक्शंस, हमें नहीं चाहिए मल्टी पार्टी सिस्टम्स, और उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप जो है इस्टेब्लिश कर ली। फाइनली द थर्ड वेव कम्स लेट 80s ऑनवर्ड्स जो है ये शुरू हो गई थी, जहाँ पे वी विटनेस द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, एंड ऑब्वियसली सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो ईस्ट यूरोपियन रिपब्लिक्स ढेर सारी निकल के आई, राइट, उन्होंने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की। साथ ही में अगेन देयर वाज दोबारा डेमोक्रेसी की तरफ जो है वेस्ट एशिया एक्सेट्रा में भी जो है बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही थी। सो कंट्रीज लाइक टर्की वर बिकमिंग मोर ओपन, राइट, कंट्रीज लाइक जॉर्डन, राइट, वो भी जो है और ज़्यादा खुलने की कोशिश कर रही थी। सो अ लॉट ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी जो है देयर वाज अ ग्रोइंग एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी। सो मतलब अरब स्प्रिंग से पहले भी देयर वाज दिस एरा इन द 19s जब वेस्ट एशिया की जो डेमोक्रेटिक डिज़ायर थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। हाउएवर अगेन थर्ड वेव के अंदर भी हम कहते हैं 90s ऑनवर्ड्स ही एक रिवर्स ट्रेंड भी शुरू हो गया था, राइट, जो कि काफ़ी टाइम देखने को भी मिला, राइट। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की आप बात कर लीजिए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, वहाँ जहाँ पे अगेन देयर वाज अ राइज इन अथॉरिटेरियनिज्म। अब वेरी इंपॉर्टेंटली हंटिंगटन जो है डिस्कस करते हैं कि थर्ड वेव क्यों आई, थर्ड वेव के आने का कारण क्या था। वो कहते हैं 5 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण थर्ड वेव ट्रांजिशन अकर हुई, एंड इन फैक्ट इन 5 फैक्टर्स को हम एनालाइज करके देख सकते हैं दैट हाउ मेनी ऑफ दीज आर रेलिवेंट इवन फॉर द फोर्थ वेव। पहली चीज़ें कहते हैं वॉज अ डीपनिंग ऑफ लेजिटिमेसी प्रॉब्लम्स जो कि अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटोरियल रेजिम्स के अंदर है, ठीक है। अब क्या हुआ वहाँ पे कि आप इमेजिन कर लीजिए जैसे कि अगर आप यूएसएसआर को ही देखते हैं, यूएसएसआर अब यूरेशियन कॉन्टिनेंट में बैठता है। ऑन वन हैंड
स्पेशली जो उसके ईस्ट यूरोपियन रिपब्लिक्स थे, दे वर वेरी क्लोज टू द वेस्ट यूरोप भी। अब वेस्टर्न यूरोप के अंदर आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी कितने ज्यादा इनग्रेन थे, तो अब उनको तो देखने को मिल रहा था, राइट, वेस्टर्न यूरोप को, यूएसए को, राइट, वो उनकी चीजें देख रहे थे, उनकी डेवलपमेंट देख रहे थे, वो कितने सक्सेसफुल पावर्स बनते जा रहे हो वो देख रहे थे। एंड क्या हुआ, इंक्रीजिंगली नाउ, बिकॉज USSR wasn't even performing well in terms of economy, right? One of the reasons हम बोलते हैं ना that it wasn't the Central Asian republics, but in fact it was the East European countries which were first to disband from USSR, was the fact because they aspired for greater economic successes and they saw कि हमारी economic success जो है curtail हो रही है because we are being undercut by the Central Asian republics जो भी USSR का एक part है. So they wanted to now get rid of them and become separate entities. तो एक तरह से जो legitimacy problems है ये उनकी economic performance से निकल के आए, या कई बार अगर military failures भी होते हैं उससे भी निकल के आती हैं, राइट. तो इसके कारण जो है East European countries now started pointing out कि भैया what our USSR is doing is just not enough. Then 1960s onwards, especially when you look at Western Europe, when you look at USA, there was a massive rise in the standard of living. In fact, this is also something that Thomas Piketty points to. He says, जैसे वो बोलते हैं ना कि अभी आजकल के वर्ल्ड में इनइक्वालिटी जो है बढ़ती ही जा रही है, राइट, एंड इट इज ऑल एट द कॉस्ट ऑफ मासेस. पिकेटी ने पॉइंट आउट किया था that there was this decade of 1950s 60s, राइट, जब जो मासेस थे, जो लोग थे, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बड़ी थी. एंड दिस वाज बिकॉज दिस वाज द टाइम व्हेन यूएसए के अंदर, वेस्ट यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन जो है बहुत मैसिवली हो रही थी, राइट. गुड्स वर बिकमिंग चीपर, लोगों के हाथ में और पैसा आ रहा था, दे वर एबल टू स्पेंड मोर, दे वर एबल टू स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन. मिडिल क्लास जो थी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर गई. सो इनफैक्ट अभी हम बात करते हैं अ लॉट ऑफ विजनरीज ऑफ टुडे. आप स्टीव जॉब्स जो मर गए वो लगा लीजिए, ठीक है, बिल गेट्स लगा लीजिए. अ लॉट ऑफ दीज पीपल वर एक्चुअली born in the 1960s and 70s and were able to take, their parents were, because they belong to this urban middle class, right, those kids in their education were able to take full advantage of the kind of economic growth that this decade was witnessing, ठीक है. Then they say there was also a shift in the doctrine and activities of Catholic Church. अब सैमुअल हंटिंगटन जो है ना, कैथलिक चर्च को बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं विद डेमोक्रेसी, ठीक है. ये कहते हैं कि पहले कैथलिक चर्च वाज ऑब्वियसली वेरी सपोर्टिव ऑफ मोनार्किकल अथॉरिटेरियन स्टेट्स बिकॉज वो उनकी वैल्यूज़ को भी जो है इम्पोज करते थे, राइट. स्पेन लगा लीजिए आप, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लगा लीजिए आप, राइट. हाउएवर कैथलिक चर्च ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर मैंने मॉडर्न डे में रेलिवेंट रहना है एंड अगर मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं अभी भी मुझे एक्सेप्ट करें, I will have to change my view and I will have to become open to democratic values. तभी हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी जो चर्च है एंड द न्यूमरस पोप्स दैट हैव कम नाउ, राइट. फॉर एग्जांपल पहले कैथलिक चर्च जो था बहुत ही ज़्यादा एंटी LGBTQIA था, राइट. बट नाउ यू सडनली हैव दीज चेंजेस वेयर इन द पोप सेज कि नहीं, एवरीवन डिजर्व्स गॉड्स लव इक्वली, सो लेट अस बी ओपन टू देम एज वेल. Why? Because they also realize that if we want to remain relevant in the coming ages, हमें अपने अंदर ये changes जो है लाने पड़ेंगे. और इसी तरह का change जो है again कैथलिक चर्च में आया था, right? Next they say there were also changes in the policy of external actors, right? तो जैसे कि USA बहुत massively एक डेमोक्रेसी प्रमोशन एक्सरसाइज में जारी था, राइट. सोवियत यूनियन का ऑब्वियसली जैसे ही कोलैप्स हुआ, ढेर सारी न्यू कंट्रीज केम इनटू बीइंग, एंड जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, अ लॉट ऑफ अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज लॉस्ट देयर फेथ इन कम्युनिज्म एंड उनके लोगों ने प्रोटेस्ट करके वहाँ पे डेमोक्रेसीज इस्टेब्लिश कर ली, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने फॉर एग्जाम्पल. सिमिलरली यूरोपियन कम्युनिटी विच हैड नाउ कम इनटू फॉर्मेशन, राइट, यहाँ पे भी जो है वेरियस और यूरोपियन कंट्रीज जिनके अंदर कुछ अथॉरिटेरियन एलिमेंट्स जो है बाकी थे, जैसे कि ग्रीस हो गया, पोर्चुगल हो गया, they wanted to now become a part of the success story of European community and वहाँ पे अंदर घुसने के लिए obviously they needed to be democracies, right. तो एक इसका हिस्सा बनने के लिए भी जो democratic desire और भी ज़्यादा बढ़ती गई. Lastly and very importantly is obviously the snowballing effect, जहाँ पे क्या होता है कि एक कंट्री, थर्ड वर्ल्ड की एक कंट्री में फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी या इंडिपेंडेंस की डिमांड है, तो एक तरह से वो आगे फर्दर डिमांड ये प्रमोट कर देती है इन वेरियस अदर डेमोक्रेसीज. तो फॉर एग्जांपल इंडिया का जो नैम एफर्ट था वो यही था,
बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, राइट। तो हम देख सकते हैं मेनी ऑफ दीज रीजंस आर स्टिल प्रेवलेंट। अरब कंट्रीज के अंदर फॉर एग्जांपल मेन प्रॉब्लम क्या है, यही लेजिटिमेसी की इशू, राइट। के फॉर एग्जांपल इजिप्ट, ट्यूनीशिया एक्सेट्रा वो सफरिंग, लोगों की इकोनॉमिक डिमांड्स जो है उनको नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। सिमिलरली आप लगा लीजिए चाइना के अंदर भी प्रोटेस्ट हम कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती है जब भी चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस थोड़ी भी हॉल्ट होती है, राइट। तब जो है जैसे ट्रेड वॉर्स के कारण हो गया, पैंडमिक के कारण हो गया, तब जो है चाइना के अंदर प्रोटेस्ट भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। देयर हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन द 1960s, राइट। हाउएवर इस टाइम पे 2010s के अंदर हम मार्क कर सकते हैं दैट दिस वाज एन ऑपोजिट थिंग। ऑन द अदर हैंड 2008 ऑनवर्ड्स देयर वाज अ ह्यूज रिसेशन, देयर वाज अ ह्यूज स्लम्प, जिसके कारण लोगों की डिससैटिस्फैक्शन जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई। देयर डिक्टेटर्स, देयर अथॉरिटेरियन regimes weren't able to provide for them, because of which they led to even more protests, ठीक है। then again there are also changes in say in terms of religious मूरिंग्स ऑफ पीपल, राइट। जैसे जैसे मल्टी कल्चरल वैल्यूज और बढ़ती जा रही हैं, क्या हो रहा है, पीपल से कि हाँ जी आई कैन बी इस्लामिक इन माई वैल्यूज बट दैट इज नॉट मीन आई नीड अ शरिया टू गवर्न मी, आई कैन प्रैक्टिस माई इस्लाम ऑल्सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। एक्सटर्नल एक्टर्स के ऑब्वियसली रोल्स इन टर्म्स ऑफ यूएन, इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज, राइट। ब्रिक्स लगा लीजिए आप, राइट। अभी भी ऑब्वियसली यूएस एक्सेट्रा तो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते ही हैं, राइट, इन डेमोक्रेसी प्रमोशन, राइट। सो ये सारे आइडियाज जो हैं शायद आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। स्नो बॉलिंग तो ऑब्वियसली अरब स्प्रिंग से ज़्यादा कहीं और नहीं देखी जा सकती। ट्यूनीशिया में शुरू हुई एक जो आग थी किस तरह से पूरे वेस्ट एशिया में फैली वो आपको देखने को मिल सकती है। हाउएवर सिमिलरली हम बात कर सकते हैं कि इवन इफ हम बात करें 2010 ऑनवर्ड्स एक फोर्थ वेव आई है, देयर हैज आल्सो बीन अ रिवर्स ट्रेंड, राइट, इन कंट्रीज लाइक ट्यूनीशिया, इन कंट्रीज लाइक इजिप्ट, जहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड री-इमर्ज्ड रियली स्ट्रांगली, ठीक है। जहाँ पे सीरिया में प्रोटेस्ट शुरू हुई फॉर डेमोक्रेटाइजेशन बट इट्स जस्ट स्पाइरल डाउन टू सीरिया एंड यमन के अंदर अ नेवर एंडिंग सिविल वॉर। तो एक तरह से ये रिवर्स ट्रेंड के अंदर भी उतना ही स्नोबॉलिंग इफेक्ट है इन द फोर्थ वेव जितना ज़्यादा उसकी प्रमोशन में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट कम्स इन टू प्ले इज द डिबेट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा एक डिबेट है एंड इन फैक्ट अगेन इंडिया इज अ कंट्री वे यू कैन सी ऑल सच थिंग्स इन प्रैक्टिस, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर जितनी डिबेट देखी जाती है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट शायद ही कहीं और देखी जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ही कब से ही चल रहा है कि भैया हमने फालतू में डेमोक्रेसी का आइडियल अपनाया, इंस्टेड व्हाट वी नीडेड वाज अ ह्यूज अथॉरिटेरियन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है प्रमोट करा सके, राइट। इनफैक्ट अभी ऑल्सो व्हेनेवर देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स जिनके ऊपर प्रोटेस्ट हो जाती है, जिनके ऊपर जो है किसी तरह का जो है क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, वहाँ पे भी जो है फॉर एग्जांपल मोदी के टाइम पे ही अगर आप देख लीजिए जीएसटी का नोशन देख लीजिए, द ह्यूज डिजास्टर व्हिच वाज डीमोनेटाइजेशन, अगर आप वो देख लीजिए उसके साथ भी अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप सपोर्टिंग इट। व्हाई? बिकॉज दे से अरे भाई स्ट्रॉन्ग लीडर, इवन इफ दे वर अनपॉपुलर ओपिनियंस, इवन इफ दे वर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसीज, ही पुश्ड देम थ्रू, राइट। दे वर नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी, ही पुश्ड देम थ्रू, ही डिड नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन लोग क्या कह रहे हैं, क्या उनका रोना है, वो बस उनको करके दिखाया, राइट। सो ही इज अ डूअर, राइट, ही इज अ डूअर। इफ वी कब से लोग चर्चा करिए जा रहे थे विद रिगार्ड टू आर्टिकल 370, किसी ने नहीं हटाया, मोदी ने करके दिखा दिया, राइट। सो आइडिया क्या कर जाता है, देन पीपल डू नॉट लुक एट वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग, दे आर जस्ट वेरी हैप्पी कि हाँ जी ये हो गया, समवन पुश्ड इट थ्रू। और यही मेन एक जो चीज़ है डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा तब से चलती आ रही है। अब डेमोक्रेटिक पीस थीसिस में हमने क्या चीज़ की थी कि डेमोक्रेसीज डिसीजंस लेती हैं स्लोली एंड कंसिडर्ड मैनर में, ठीक है। अब जहाँ पे भी डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है, कंसिडरेशन से बातें की जा रही हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। इनफैक्ट दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल से, राइट। पीपल से अरे 2010 का लॉ आया होता है, पहले तुम एक कमीशन के पास भेजते हो, फिर दूसरे कमीशन के पास भेजते हो, फिर सिलेक्ट कमेटी के पास भेजते हो, उसके बाद भी किसी ऑपोजिशन पार्टी को प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वो टंगे रहते हैं। देखो तुम्हारा जीएसटी कब से टंगा हुआ है, ये फार्मर्स बिल्स जो थे कब से सजेस्ट किए गए थे बट कब से टंगे हुए हैं, इट्स जस्ट नॉट डन,
राइट. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर सेड अगेंस्ट डेमोक्रेसी कि भैया डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है बिकॉज दे आर मल्टीप्लिसिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ व्यूज दैट एग्जिस्ट. सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ थिंग्स कांट इवन हैपन मे बी विच आर वेरी क्रूशल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इमेजिन द सेम थिंग्स जिनको हम स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं, कंसिडर्ड ओपिनियंस, pluralist and diverse opinions, ठीक है, slow and considered decision making, suddenly they become the weaknesses which are hurdling economic ग्रोथ. ठीक है. सो इस तरह के आइडियाज जो हैं वो आगे रखे गए. तो इनफैक्ट उनका यही मानना था कि यही डेमोक्रेसी एक रीजन है जिसके कारण इंडिया की जो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनी वन स्ट्रॉन्ग लीडर इवन दो वी हैड पीपल लाइक नेहरू एट्सेट्रा बट हु कुड पुश थ्रू रिफॉर्म्स एंड रियली मेक थिंग्स हैपन. इनफैक्ट हम बात करेंगे इफ यू टॉक टू मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स एट्सेट्रा, जब इमरजेंसी की बात होती है ना, इंदिरा गांधी के अंडर आई जो इमरजेंसी थी 1975, ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ there was a lot of violence, there were a lot of unlawful detentions, there were a lot of deaths, there were a lot of लोगों को जो slum जो demolitions थे, right, forceful जो उनके vasectomy so on so forth कराई गई, right. At the same time जो middle class है ना, that was also very supportive. They said अरे पहली बार ना सारे के सारे government officers were coming on time, ऑफिस टाइम से काम कर रहे थे, लोग जो हैं टाइम से सारे कॉपीज फाइल साइन करके हमको वापस दे रहे थे, चीज़ें बड़ी अच्छी से चल रही थी. तो यू नो इवन इफ तो इट वाज इमरजेंसी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इट वाज समथिंग दैट वाज वेरी गुड, राइट. सो स्पेशली मिडिल क्लास के अंदर ना बड़ी वो एक वो इच्छा होती है कि कोई ये स्मॉल एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है एंड ही कैन जस्ट पुश थ्रू ऑल दीज रिफॉर्म्स एंड मेक थिंग्स हैपन फॉर अस. ठीक है, कि ये तो जो गरीब वगैरह होते हैं वो लोग तो ये काम करते ही रहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो स्लम्स जो है पूरी सिटी को खराब करते हैं, इनको घर अलॉट किए गए हैं, वहाँ पे जाके रहो, राइट. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स द मिडिल क्लास इज रियली लुकिंग फॉर दिस स्ट्रॉन्ग बिग लीडर जो कि ये सारे काम कर सके और हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब दूर कर देगा. इट इज़ कॉल्ड द मिसाया कॉम्प्लेक्स कि एक ये मसीहा बन के आएगा, एक लीडर, एंड वो सब कुछ जो है ठीक कर देगा, राइट. सो ये जो एक वो बोला गया था कि ये जो इंडिया की हिंदू रेट ऑफ डेवलपमेंट है, के.एन. राज ने इसको कोट किया था आपको एनसीईआरटी में आपकी इकोनॉमी में, राइट, कि एक मैसिवली स्लो रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के कारण है. इनफैक्ट बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना था कि पुअर कंट्रीज को डेमोक्रेसी सूट ही नहीं करती, कि लोग जो अपने रोटी कपड़े मकान की इच्छाएं फुलफिल नहीं कर सकते, उनका क्या लेना देना विद सिविक एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज. दे डोंट केयर अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे डोंट केयर अबाउट प्रिवेसी, व्हाट दे केयर अबाउट इज दैट आई शुड हैव इनफ टू फीड माई फैमिली 3 meals a day, right. So they in fact saw democracy कि democracy एक obstacle है, एक impediment है जो कि economic growth and development को curtail करती है. And this view is known as the Lee thesis बहुत popularly. ठीक है, Lee thesis क्यों? क्योंकि ये आगे रखा गया था by Lee Kuan Yew जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, लॉन्ग लास्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ सिंगापुर. ही वाज इक्वल टू एन अथॉरिटेरियन फिगर देयर, ठीक है, जिन्होंने कहा कि भैया आप पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज़ को चाहे डिनाई कर लीजिए बट इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बहुत पुश हो सकती है. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टुडे कोट द एग्जांपल ऑफ चाइना कि कोई नहीं, अगर एक सिंगल पार्टी रूल है, अगर एक डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन रूल है ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कि उनके लीडर्स ही ये सब करते रहते हैं. चाइना का देखो आज उनकी पॉवर्टी कुछ नहीं रही है, इंडस्ट्रियल एक माइट बन गया है वो, राइट. इट इज़ द एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड, राइट. इट इज़ अ वर्ल्ड पावर. एंड इंडिया को देख लो आप कहाँ पे खड़ा है, राइट, कि उन्होंने अपनी प्रोग्रेस तो एक ही टाइम पे शुरू की थी, राइट. सिमिलरली चाइनीज रेवोल्यूशन जो है वो भी सिमिलर एक टाइम में आई थी, राइट. और आपकी इंडियन जो इंडिपेंडेंस है वो भी तभी हुई थी. तो 2 सालों का ही डिफरेंस था एंड यू व्यू द डिफरेंस बिटवीन चाइना ना एंड इंडिया ना, जमीन आसमान का फर्क है, right. And what do they attribute it to? They attribute it to the presence of डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसके कारण हर चीज़ जो है धीरे धीरे हुई है. एंड इसीलिए मोदी के साथ भी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, देयर इज दिस ग्रोइंग एंथुजियाज्म दैट ही इज़ अ लीडर ऑफ चेंज, ही विल ब्रिंग अबाउट दिस ह्यूज लॉस, ह्यूज चेंजेस. तो इसलिए अभी भी जो जितने भी इकोनॉमिक रेपरकशंस है, अभी जो भी हम फ्लॉज विटनेस कर रहे हैं, दिस इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ पास्ट रेजिम्स.
बस आप मोदी जी को 2-3 और दे दीजिए टर्म्स, उसके बाद तो देखिए इंडिया विल बी द नेक्स्ट चाइना, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ वैल्यूज एंड व्यूज दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव. Now Amartya Sen is strictly against this Lee thesis and he says कि ये जो आपका आइडिया है that dictatorial and authoritarian regimes in third world and African countries leads to better economic growth, कोई empirical evidence नहीं है इसका. इंडोनेशिया को देख लीजिए आप, क्या हुआ, इतने सारे अफ्रीकन कंट्रीज थे, कॉन्गो, सूडान, नाइजीरिया, सो ऑन सो फोर्थ, जहाँ पे डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स रही हैं, कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ, विच डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस देयर? Nothing has happened. So he says there is no empirical evidence, there is no data to support such a view. These are all just big talks, right? In fact, he goes in the opposite view and he says that for poor societies, democracy is even more important. He says democracy की दोनों ही एक instrumentalist as well as constructivist role है. Instrumentalist role कैसे in promoting development? पहली चीज तो it will be an instrument of development. क्यों? क्योंकि लोग बता सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है. वाई? बिकॉज द कंट्री में इलेक्शंस जब होते हैं तो लीडर्स को वोट किसने डालना है? बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ यूनिवर्सल फ्रैंचाइज, लोगों ने, राइट? सो इलेक्शन मैनिफेस्टो के थ्रू वो बता सकते हैं that these are our economic policies, this is what we wish to do and this is what we wish to support. तो जिसका भी इकोनॉमिक एजेंडा लोगों को सपोर्ट लगेगा वो उसको प्रमोट करेंगे. Similarly, people can also talk back and talk against leaders जो अगर उनको लगता है कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी वो ऐसे बना रहे हैं जो उनको सूट नहीं कर रही है, राइट? तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टिल द टाइम 90 आपके LPG रिफॉर्म्स जो हैं पुश हुए थे जाके, राइट? उससे पहले 80s के अंदर इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश की, बट द सोसाइटी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू लेट देम थ्रू, राइट? सिमिलरली देयर वर ऑल्सो a lot of other reforms which were under play, but people weren't ready to accept them. Right? There was a lot of debate, there was a lot of agitation, there was a lot of protest against them. Right? जैसे कि for example FDI जब रिटेल सेक्टर में इनिशियली आना था, बहुत ज़्यादा जो है आपकी उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट हुई थी. सिमिलरली आपके फार्मर्स को लेके ढेर सारी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड सीड्स एक्सेट्रा उन्होंने जब एंटर करनी थी कंट्री, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट हुई थी. तो एक तरह से ये जो गवर्नमेंट है, एंड बिकॉज द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, राइट, इसके कारण इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेर इन द गवर्नमेंट हैज़ टू अलाइन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डिसीजंस as per the views of the people and what the people are demanding, right? Similarly, there is also a constructive role to play in the sense that it makes people aware of their own requirements, कि आखिर उनका कंसेप्शन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, उनका कंसेप्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उनका कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट है क्या, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमर्त्य सेन ने ये बात की है, जैसे कि हमने पहले देखा था जब हम उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच की बात कर रहे थे, कि सिर्फ स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ समझना ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू लुक एट दी ओवरऑल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जिसके कारण उन्होंने HDI इंडेक्स लगाया, राइट? सो आप अब बात कर सकते हैं कि एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट विच कट्स डाउन on unnecessary subsidies, so on so forth, will promote economic growth. On the other hand, right, that might lead to maybe economic growth in terms of GDP numbers, but क्या वो लोगों का welfare ensure करेगा? Probably not. ठीक है, maybe people will be left without bare minimum income, people will not have enough to eat, people will not have health support, education support, right? So ये सारे जो है major question marks अमर्त्य सेन ने raise किए. साथ ही में उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल फ्रीडम, सिविल राइट्स, फ्री प्रेस, फ्री स्पीच, मल्टी पार्टी सिस्टम, ऑपोजिशन पार्टीज, राइट, इन सब के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक रहता है. तो गवर्नमेंट ऑल्सो नोज कि हमने ऐसी पॉलिसीज बनानी है विच कैन स्टैंड द इवैल्यूएशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल हु हैव वोटेड फॉर देम, राइट? बिकॉज दे नो अगले इलेक्शन में मेरे जो पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स है विल डिपेंड ऑन वेदर पीपल वर हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस दिस ईयर और नॉट, राइट? तो सिमिलरली हम बात करते हैं ना कि वाजपेयी के रेलम के अंदर जब उन्होंने शाइनिंग इंडिया शुरू किया, इट वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया वाजंट रियली डूइंग वेल and the people could not connect to the campaign, which led to the failure of Vajpayee government in the next election, right? They were voted out of power. So your economic policies have to align to the needs and demands of the people, and people, opposition party, various other associations, the press is keeping a check on you for that. Importantly, जैसे कि हमने पहले भी बात की, लोगों को ये समझ में आता है कि इकोनॉमिक नीड्स आखिर होती क्या है.
प्रिडोमिनेंटली जब हम बात करते हैं इवन अथॉरिटेरियन रजीम्स की, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ का आइडिया क्या है? सेट अप बिग इंडस्ट्रीज, सेट अप बिग डैम्स, राइट, बड़ी बड़ी चीज़ें करिए, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कीजिए, ठीक है, कोई नहीं सिटी इन्वायरमेंट गया भाड़ में, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग इन चाइना ऑल्सो। ह्यूज जो है आपकी फॉग एंड मिस्ट होती है बीजिंग में, पोल्यूशन ऑफ रिवर्स की इतनी बात की गई है वहाँ पे, राइट। सो Amartya Sen is saying that it makes you aware at what cost, right? So, for example, we might say big dams are very important, but this view might be questioned by the tribals and the indigenous populations जो वहाँ पे रह रही हैं, right? तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन टर्म्स ऑफ जल सत्याग्रह जो कि एमपी में हुए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि गुजरात एमपी में शुरू हुआ था, राइट। सिमिलरली साउथ इंडिया के अंदर कुंडनकुलम एक्सेट्रा के अगेंस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनके अगेंस्ट जो हुई हैं, वेरियस और कंपनीज विच हैव लेड टू वाइड स्प्रेड पोल्यूशन जैसे कि कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट एक्सेट्रा, राइट, उनके अगेंस्ट जितने भी प्रोटेस्ट हुई हैं, दे ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट डेवलपमेंट इज नॉट merely अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, बट डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी अबाउट गुड लिविंग, राइट, इट कैन बी अबाउट environmentalism and protection of environment, it can be about harmonious living, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं बहुत ट्राइबल्स एक्सेट्रा की, कि जिस तरह से उनके जो फॉरेस्ट अराउंड एंड एनिमल स्पीशीज़ हैं वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अमाउंट्स टू द लॉस ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ, राइट। तो उनके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट ऑल्सो टेक्स इन टू कंसिडरेशन ऑल दीज एस्पेक्ट्स रादर देन जस्ट बीइंग परपेचुएटेड बाय द आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी कितना बढ़ गया, ठीक है। सो एक तरह से अमर्त्य सेन क्या कहने की बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हैज़ टू बी टेकन इन ब्रॉडर कंसिडरेशन इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट, एंड ऐसे डेवलपमेंट के लिए आपका डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। नाउ विद रिगार्ड टू सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये डेमोक्रेसी सर्वाइव कैसे करती हैं, इतनी कंट्रीज में नहीं करती, स्कॉलर्स लाइक फरीद ज़कारिया हैव ऑल्सो ट्राइड टू कनेक्ट टू द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ लेक्चर में भी बताया था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? रूल ऑफ लॉ है, मतलब एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है एंड इट विल अप्लाई equally to one and all. The government is a limited government. It is limited by fundamental rights, by independence of judiciary, by existence of press, by existence of various civil society organizations and so on and so forth, right? And साथ ही साथ में it is a responsible and accountable government because it has been chosen by the people for the people. ठीक है। डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड किस पे बेस्ड होता है? इट इज़ बेस्ड कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग में अगर हम देखें ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो स्कॉलर्स लाइक फरीद ज़कारिया क्या बोलते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना ना पहले बिफोर यू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं इन द लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी सर्वाइव करे, सस्टेन करे और थ्राइव करे। So constitutionalism should be seen not merely in terms of कि constitution exist करती है या laws हैं या certain processes हैं, but in terms of a civic culture, civic या फिर political कल्चर। ये हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ना और करेंगे कि सिविक एंड पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। वर्बा की पूरी एक थ्योरी है इस पे, राइट। सिविक या पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली इन एक्सट्रीमली ब्रॉड टर्म्स इज द काइंड ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्मेटिव सिस्टम जो कि एक सोसाइटी के पॉलिटिकल सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं एंड द वे पीपल थिंक अबाउट इट, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं दैट इंडियन, मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि इंडियन डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दैट डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड मेथड माइट बी इस्टेब्लिश्ड बट वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी आर मिसिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल कल्चर, राइट। कि लोगों को अभी भी रिस्पेक्ट नहीं है फॉर अदर्स डिसेंटिंग ओपिनियन, लोग अभी भी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लोग अभी भी दूसरे लोगों को दे कॉल देम बाय रियली डेरोगेटरी मीन्स और नेम्स और ट्रीट देम अनइक्वली, राइट। तो ये क्या है, जो ये वैल्यूज़ होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो कि इंग्रेन्ड होते हैं सोसाइटी में, दैट इज़ द पॉलिटिकल कल्चर, दैट इज़ द सिविक कल्चर। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ कल्चर इज इंग्रेन्ड, दैट मीन्स द सोसाइटी हैज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़,
पीपल वॉन्ट टू रिस्पेक्ट लॉ, राइट। तो लॉ सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं कर रहे बिकॉज ट्रैफिक वाला हम पे चलान कर देगा, बट बिकॉज दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, दे रियलाइज दैट वी नीड टू question the government continuously to make it responsible and accountable. They realize I have the freedom of speech, but at the same time I also have to respect others freedom of speech and allow them to have an opposing ओपिनियन, ठीक है। तो फरीद ज़कारिया यही बोलते हैं कि ऐसा एक थ्राइविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेस्ड पॉलिटिकल कल्चर होना ज़रूरी है इन अ कंट्री बिफोर डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी इस्टेब्लिश्ड। वो एग्जाम्पल देते हैं ऑफ अ कंट्री लाइक ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, बट एज अ पोलिटिकल कल्चर बिकॉज कब से उनका चलता आ रहा है दिस रूट टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, जो कि धीरे धीरे बनी थी, ऑर्गेनिकली अंदर से बन के आई है, इम्पोज नहीं की गई थी बाय कॉलोनियल मास्टर और एन आउटसाइड पावर। इसके कारण क्या हुआ है, लोगों के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स है बहुत ज़्यादा इंग्रेन हो गए हैं। तो एनी कंट्री डिस्पाइट द नॉट, एनी गवर्नमेंट डिस्पाइट द नॉट इवन बीइंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फियर्स कि अगर हमने कुछ जो है गलत किया या फिर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट जाता है, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट अस, ठीक है। दैट इज वाई बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट का भी जो है काफ़ी ज़्यादा निंदा हुई है। लॉट ऑफ टाइम्स दे बीन क्वेश्चनड, लॉट ऑफ देयर डिसीजंस हैव आल्सो बीन क्वेश्चनड, राइट। सो दैट इज वाई ज़कारिया सेज दैट फॉर एनी कंट्री, राइट, दिस इज द रीजन वाई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बांग्लादेश के अंदर ये इशू था, म्यांमार के अंदर ये इशू है, राइट। अ लॉट ऑफ these are one of the reasons why democracy did not survive there. Why? Because democratic political system was superimposed on a society जिसके अंदर constitutionalism के कोई norms नहीं थे, कोई values नहीं थी, कोई respect नहीं था, right? So very importantly, this link between constitutionalism and democracy tries to make a bridge between substantive democracy and procedural democracy, कि not just political processes, political methods, elections का होना, universal adult franchise का होना ज़रूरी है, but the fact that these are perpetuated by democratic values, democratic norms, democratic ideas of rule of law, of equality, of freedom, of respect for your fellow citizens, ये होना बहुत ज़रूरी है for a democracy to exist in the long term, right? So this was all about democracy, its various aspects, its various spread. Now the last concept left in political theory is rights, right? We will try to finish it very quickly. Next we will fatafat take up Indian political thought and get that done with also as soon as possible.